आज हम लोग देखेंगे कि इलास्टिक मॉड्यूलाई क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है और वो क्या है बेसिकली। तो इलास्टिक मॉड्यूलाई बेसिकली जब आप लिखते हो हुक्स लॉ से कि जो स्ट्रेस है हमारा, वहां पे मैंने बोला था प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। कहाँ तक? टिल प्रोपोर्शनल लिमिट तक लास्ट क्लास में देखे थे। और हमने कहा था कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो कह सकते हो दिस के टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। और के को ही हमने बोला था क्या है वो, मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी। आवाज साफ नहीं जा रहा है? बाकी लोगों को भी दिक्कत है क्या? आवाज क्लियर है मेरी? तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि टिल प्रोपोर्शनल लिमिट तक किसी भी बॉडी में जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन ऑफ दैट बॉडी। और उस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के एक कांस्टेंट के लाए थे और हमने कहा था कि वो के क्या है, बताओ? मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी है। तो ये जितने भी मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी है वो एक एक करके हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। उसमें से जो पहला है, तो बेसिकली अगर तुम यहाँ से के को लिखना चाहो तो कह सकते हो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बस रेशियो ले लेंगे। तो इसको तुम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो इलास्टिक मॉडलाई को, इट इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग ऐसे भी सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, इट इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। और स्ट्रेस निकालना तुम जानते हो, किसी भी बॉडी में अगर फोर्स लग रहा है तो, और स्ट्रेन भी निकालना जानते हो। तो तुम बॉडी का स्ट्रेस निकाल लो और स्ट्रेन निकाल लो और यू जस्ट टेक अ रेशियो, स्ट्रेस को भाग दे दो स्ट्रेन से, तो उस बॉडी का इलास्टिक मॉड्यूलाई तुमको मिल जाएगा, निकल जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना, के इजकल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फोर्स ऑन द बॉडी, कि टेंसाइल है, कंप्रेसिव है, शेयर है, वॉल्यूमेट्रिक है, कैसे आप एक बॉडी को फोर्स लगा रहे हो, कैसे आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, शेयरिंग कर रहे हो, उसके बेसिस से बहुत सारे मॉड्यूलाई हैं। फर्स्ट है यहाँ पर यंग्स मॉड्यूलस, और उसको ये ग्रीक लेटर गामा से रिप्रेजेंट करना है। तो लेट से जो सेकंड क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, कि एक लेट से किसी बॉडी को आप पुल कर रहे हो आइदर, या फिर पुश कर रहे हो, राइट? तो अगर अगर इस बॉडी को आप अगर इधर पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, तो उसके वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हुआ था उसको हमने, क्योंकि अगर ये लेंथ है हमारा, लेंथ के रिस्पेक्ट में, लेंथ के डायरेक्शन में अगर आप पुश या पुल कर रहे हो, तो उसको हमने बोला था कि वो जो स्ट्रेस होगा वो आइदर कंप्रेसिव इन नेचर का स्ट्रेस होगा या टेंसाइल इन नेचर का स्ट्रेस होगा। टेंसाइल मीन्स आप उसको खींच रहे हो अपने तरफ, कंप्रेसिव मीन्स आप उसको धक्का दे रहे हो, मतलब लेंथ को आप कम करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको हमने बोला था कि कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। और अगर आप उसको खींच रहे हो तो वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा। और क्योंकि ये लेंथ के डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसके वजह से जो चेंज इन लेंथ होगा, तो बेसिकली हमने कहा था कि वो जो स्ट्रेन देगा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, वो उस स्ट्रेन का नाम हमने क्या बोला था? लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल लेंथ के डायरेक्शन का स्ट्रेन। तो अगर आपका फोर्स बाउंडेड है लेंथ के डायरेक्शन में, और उसके वजह से इस बॉडी में आइदर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और उसकी वजह से अगर आप स्ट्रेन कैलकुलेट कर रहे हो, और आप, मैंने पहले ही बताया, उस दोनों का रेशियो लो, मतलब स्ट्रेस आइदर कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो वो जो क्वांटिटी आपको मिलेगी उसको बोलेंगे यंग्स मॉडल्स। और उसको हम ग्रीक सिंबल्स गामास करेंगे तो हम कह सकते हैं सिग्मा, अच्छा उसको नॉर्मल स्ट्रेस भी कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी कह सकते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है? लेट्स से ये बॉडी है हमारी, और इसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स लेंथ के डायरेक्शन में आइदर टेंसाइल लगा रहे हैं या कंप्रेसिव लगा रहे हैं, तो इसके वजह से हम इसमें कंप्रेसिव या टेंसाइल स्ट्रेस निकाल सकते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाई ये सिग्मा नॉर्मल जो है, इसको हम लेट से टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, तो वो क्या होगा बताओ? अगर लेट से हमारे पास एक बॉडी है जिसका लेंथ
एल है और तुम इस पे एक फोर्स लगा रहे हो एफ, लेट्स से एक साइड से ये फिक्स कर दिया तुमने, तो बताओ सिग्मा नॉर्मल या फिर सिग्मा टेंसाइल की वैल्यू क्या होगी? अगर ये इसका डायमीटर डी है तो ये एरिया हो जाएगा तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया। इस एरिया को मैंने क्या बताया था? क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसकी वैल्यू क्या होगी? पाई बाई 4 डी ए स्क्वायर, या फिर तुम पाई आर स्क्वायर भी लिखो, आर रेडियस है। तो सिग्मा टेंसाइल की वैल्यू क्या होगी? फोर्स बाई एरिया, राइट? आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे निकालना सिखाए थे हम? सेम इस बॉडी को हम बनाते हैं। अब इस बॉडी का लेंथ तुम्हारे फोर्स लगाने की वजह से क्या हो गया बताओ? ज्यादा हो गया। पहले ये लेंथ था, पहले वाला लेंथ भी हम ड्रॉ कर देते हैं। पहले ये लेंथ था, लेट से वो लेंथ हमारा एल ओ था। अभी एल फाइनल लेंथ क्या हो गया बताओ? ये एल फाइनल हो गई। तो स्ट्रेन कौन सा होगा बताओ? उसको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ मतलब एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, जो एल ओरिजिनल है यहाँ पर, ओरिजिनल को मतलब पहले लेंथ फोर्स लगाने से पहले वाला लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ एल ओ। अब यंग्स मॉडुलस मैंने क्या बताया? रेशियो ले लो। रेशियो लेना है किसका किसके बीच में? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन कर दो, रेशियो ले लो, भाग दे दो। स्ट्रेस क्या है? फोर्स बाय एरिया। समझ लो बात को? इसको डिवाइड करना है स्ट्रेन से। स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये जो क्वांटिटी है ये हमारा स्ट्रेस है, और ये जो क्वांटिटी है ये हमारा क्या है? इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे? इस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? यंग्स मॉड्यूलस। कोई दिक्कत है यहां तक अभी तक के डिस्कशन में? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो बहुत स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, अभी तो कुछ लिखा नहीं है। इसको हम बस कुछ नहीं कर रहे हैं, मैथमेटिक्स को बस रीअरेंज कर दे रहे हैं। ऐसा कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया यंग्स मॉडुलस का? एफ एल नॉट, एल नॉट मतलब ओरिजिनल लेंथ, ये याद रखना, ये ओरिजिनल लेंथ है हमारा, जो किसी ब्लॉक पे फोर्स लगाने से पहले वाला लेंथ जो तुमने मेजर किया है। ए तुम्हारा क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ है, दैट इज फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। फोर्स लगाने के बाद कितना लेंथ आया ब्लॉक में किसी बॉडी में, और पहले इनिशियल लेंथ कितना था, उसका फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे तो उसको क्या बोलेंगे? डेल्टा एल बोलेंगे। और ये एफ क्या है? अप्लाइड फोर्स या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब इस ये जो हमारे पास यंग्स मॉडुलस आया, इसमें देखो एफ वो फोर्स है जो तुम लगा रहे हो किसी बॉडी पे। अब ये पेन है फॉर एग्जांपल, इसको हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, राइट? एल नॉट इस बॉडी का ओरिजिनल लेंथ है। ए ये बॉडी तुम डिजाइन करोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया दोगे, डायमीटर दोगे, ये पेन बनेगा। और चेंज इन लेंथ वो है जो तुम्हारे फोर्स लगाने के बाद जो चीज आएगा। तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है, जिसमें उस यंग्स मॉडुलस की वैल्यू। अच्छा एक चीज मैं भूल गया बताना, इसकी यूनिट क्या आएगी, कोई बताएगा? देखो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की एफ की जगह पे क्या लिखेंगे? न्यूटन। एल होता है मीटर,
एल की यूनिट होती है मीटर, डिवाइडेड बाई एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और चेंज इन लेंथ फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ मतलब मीटर ही रहेगा, मीटर माइनस मीटर मीटर ही रहेगा, राइट। तो ये तो कट गया। तो क्या यूनिट आया बताओ यंग्स मॉडुलस का? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको याद करो, एक साइंटिस्ट था पास्कल, उसके नाम पे रखा गया। तो किसी भी आदमी का नाम जो फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटल से लिखते हैं, इसलिए पी कैपिटल है और ए स्मॉल है। नेम ऑलवेज रिटन बाय अ कैपिटल लेटर्स, फर्स्ट लेटर ऑलवेज बी ए कैपिटल, राइट। तो पी कैपिटल है, ए लेटर है, तो इसको पढ़ते हैं पास्कल। तो अगर कहीं पे तुमको ऐसा लिखा हो, मान लो फॉर एग्जांपल, सॉरी, अगर कहीं पे तुमको ऐसा लिखा हो कि लेट से कोई बोले 10 पास्कल किसी बॉडी पे स्ट्रेस लग रहा है, या किसी बॉडी का 10 पास्कल यंग्स मॉडुलस है, तुम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 1 पास्कल की जगह पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस का जो यूनिट आया वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको हम लोग पास्कल से भी लिखेंगे। अभी इस टेबल में बहुत सारे सब्सटेंसेस गिवन है तुमको। एल्यूमिनियम, इस रॉ को देखो, इसको देखो, जब इस रॉस को देखोगे तो एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, स्टील, ग्लास, कंक्रीट, वुड, बोन, पॉलीस्टाइरीन, ये सारे सब्सटेंस को तुमने डेली रियल लाइफ में देखा होगा। एल्यूमिनियम का तार देखा होगा, घर में एल्यूमिनियम यूज होता है। कॉपर देखा होगा, आयरन लोहा देखा होगा, स्टील देखा होगा, घर में खाना बनता है स्टील के बर्तनों में, या घर में सीढ़ियों पे लगा होता है स्टील सजाने के लिए। ग्लास पानी पीते हो वो देखा होगा। कंक्रीट, जो घर की छत ढलती है, रूफ जो होता है वो कंक्रीट का बना होता है। वुड, लकड़ी देखा होगा। बोन, जो इंसान के अंदर होता है। इन सारे सब्सटेंस का उसके बगल में देखो कॉलम में डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी होता है केजी पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना वो मास रख सकता है, स्टोर कर सकता है। या फिर तुम इसको उल्टा समझ सकते हो, 1 केजी कितना स्पेस ले सकता है, दैट इज ऑल्सो अ डेंसिटी। तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी कितना है? 2710 केजी पर मीटर क्यूब। कॉपर की है 8890। तो इन सारे डेटास को देख के बता सकते हो किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा दिख रही है तुमको, किस सब्सटेंस की डेंसिटी सबसे ज्यादा दिख रही है। वैल्यू को देखो, एल्यूमिनियम है 2710 है, कॉपर है 8890 है, आयरन है 7800, 7000 से लेकर 8000 के आसपास है। उसके बाद स्टील है तुम्हारा 7800 का ज्यादा है। कॉपर का ज्यादा है। कॉपर की डेंसिटी यहाँ पे हमको सबसे ज्यादा दिख रही है, दैट इज 8890। तो लेट्स से अगर तुम्हारे पास पानी, इवन पानी का डेंसिटी पता है, वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1000 होता है केजी पर मीटर को आइडियली। तो अगर वाटर में इनमें से कोई भी, जो मुझे सबसे लोएस्ट डेंसिटी का दिख रहा है, वुड है वो 525। वुड को छोड़ के तुम कोई भी सब्सटेंस डालोगे पानी के अंदर तो उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, तो वो डूब सकती है, राइट। बट वुड को डालोगे तो वो शायद नहीं डूबेगा, वो फ्लोट करता रहेगा, तैरता रहेगा। बट आज मेरा मोटिव डेंसिटी समझाने का नहीं है, उसकी जो बगल वाला कॉलम है, इस कॉलम को ध्यान से देखना है। इसमें यंग्स मॉडुलस जो अभी हम पढ़े हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, उसकी वैल्यू दी हुई है 10 का पावर 9 यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। तो मतलब ये जो भी वैल्यू है वो बेसिकली ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। 10 का पावर 9 ऑलरेडी ऊपर में दिया हुआ है, तो तुम अज्यूम कर लेना कि ये जितने भी नंबर्स हैं 70 इंटू 10 का पावर 9, 1110 इंटू 10 का पावर 9। अब इन सारे नंबर्स को देख के बताओ सबसे ज्यादा किसके, किसका यंग्स मॉडुलस है, किसका दिख रहा है सबसे ज्यादा इस टेबल को देखने के बाद? स्टील का 200 के आसपास। तो स्टील एक ऐसा मटेरियल है यहाँ पर जिसका यंग्स मॉडुलस बहुत ज्यादा है। हम क्यों ये डेटा देखना चाह रहे हैं, इसके पीछे एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है वो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिखा है। हाई वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉडुलस मटेरियल रिक्वायर लार्ज फोर्स।
अगर आप उस मटेरियल को के अंदर स्ट्रेन देखना चाहते हो, उसको खींचना चाहते हो, चेंज इन लेंथ देखना चाहते हो, तो क्योंकि उसका यंग्स मॉडुलस हमारे पास बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो स्ट्रेन डेवलप करने के लिए उस मटेरियल में आपको फोर्स की वैल्यू ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों ज्यादा देनी पड़ेगी? क्योंकि हम लोग जानते हैं, अभी सीखा है कि यंग्स मॉडुलस गामा इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, और इसको ही हमने देखा था एफ एल बाई ए डेल्टा एल। ठीक, अभी तुम कह रहे हो कि स्टील का सबसे ज्यादा है, अगर ये वैल्यू सबसे ज्यादा हो गई तो हमको ये जो फोर्स है ज्यादा लगाना पड़ेगा, तब जाके उस बॉडी में कुछ आपको डिफॉर्मेशन दिखेगा। ठीक है, तो इस टेबल से हमें पता लगा कि स्टील का सबसे ज्यादा यंग्स मॉडुलस है ऑलमोस्ट 200, और सबसे कम आई थिंक हमारे पास जो है वो पॉलीस्टीरीन का है। तो कम फोर्स लगाओगे तो भी डिफॉर्मेशन पॉलीस्टीरीन में दिखेगा। उसके बगल वाला जो रो है, सॉरी कॉलम जो है, ये वाला कॉलम, इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ का मतलब, जो कल हम पिछले क्लास में स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन देख रहे थे, तो एक पॉइंट आ रहा था जहां पे स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही थी, उसके बाद वो बॉडी फ्रैक्चर हो जा रही थी, राइट। तो उस पॉइंट का मैंने नाम दिया था कि वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ दैट बॉडी है। तो सबसे ज्यादा किसका है इस कॉलम में देखेंगे तो इसके भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, बट ये ध्यान रखना ये सब 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई है, आई थिंक 10 है या 8 है, पता नहीं, जो भी है उससे मल्टीप्लाई है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है? तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दो ऐसे मटेरियल हैं, वन इज स्टील एंड अदर वन इज कॉपर, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट ऑल सेम है, 400 के आसपास है। इसका मतलब इन मटेरियल्स को ब्रेक करने के लिए भी तुम्हें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है, ज्यादा है। और जो लास्ट कॉलम है अगेन वो है यील्ड स्ट्रेंथ है, और यील्ड स्ट्रेंथ वो पॉइंट है जहां पे इलास्टिक लिमिट हमारा खत्म होता है और उसके बाद प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो फिर यहाँ पे तुम देख सकते हो एल्यूमिनियम का 95 है, बाकी मटेरियल का गिवन नहीं है, और सबसे ज्यादा तुमको स्टील का है। स्टील का वो पॉइंट सबसे हाइट पे होगा, एल्यूमिनियम का कम पे ही आएगा। चलो, तो ये टेबल बस इस दिस टेबल विल गिव यू सम इनसाइट इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सटेंस एंड देयर रिलेटेड टू द यंग्स मॉडुलस वैल्यू एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ वैल्यू। इस टेबल को देख के तुमको एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा कि कौन सा मटेरियल जो जनरली यूज में घर में हम देखते हैं उसकी यंग्स मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा है, तो मतलब उसको डिफॉर्म कराने के लिए फोर्स, लार्ज फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। उसका स्ट्रेंथ मटेरियल कितना है, तो तुम उस मटेरियल का यूज कर सकते हो घर में। क्या वो लेट्स से तुमको कहीं पे लोड लगाना है, इनमें से कौन सा मटेरियल तुम यूज करो जिसपे जो तुम लोड लगा रहे हो उसको वो बेयर कर सके। समझ रहे हो बात? तुमने धागे से बांध दिया वो धागा टूट जाएगा, बट तुम स्टील कॉपर का वायर लोगे तो किसी 1 kg वेट को वे करोगे तो नहीं टूटेगा वो। ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता लगती है? इन टेबल्स को, इन वैल्यूज को देख के पता लगती है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक जो है आपके, उसके क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं। इससे आइडिया लगेगा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्वेश्चन है, ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर, एक जो स्टील ऊपर में मैंने सब्सटेंस दिखाया था ना लिस्ट में जितने थे, उसमें से इसने एक स्टील का वायर लिया है, और उस वायर का लेंथ तुमको गिवन है इनिशियली कितना, 4.7 मीटर। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले गिवन डेटा साफ साफ कॉपी में लिख लो, तो आइडिया लगेगा तुमको क्या दिया है, एंड देन फिर क्या फाइंड करना है वो भी लिखो। तो हम क्वेश्चन को पढ़ा है, पहली बात तो पहला इंफॉर्मेशन क्या दिया है हमको, स्टील दिया है, तो मटेरियल का नाम दिया है, तो वो वहां से लिखेंगे हम। क्यों 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 लिखना है मटेरियल का नाम? क्योंकि तुम इसका यंग्स मॉडुलस तुमको पहले से पता है कितना है, बताओ टेबल देख के। ये तुमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, बट यहाँ पे हम तुमको वैसे ही बता रहे हैं कि मटेरियल का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है इस इन सब टाइप के क्वेश्चन में। तो तुम देख पा रहे हो स्टील का यंग्स मॉडुलस ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 200। तो हम लोग लिख सकते हैं गामा ऑफ स्टील इज 200 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर, और इस स्टील वायर का लेंथ तुमको दिया हुआ है 4.7 मीटर। गुड।
एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 3 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। Stretches by the same amount as a copper wire of a length of 3.5 meter and the cross sectional area is 4 into 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में दो बातें हैं जितना मैंने अभी तक सीखा। एक तो ये कह रहा है कि वो एक मटेरियल नहीं है, एक और मटेरियल है इसके पास, जो कौन सा है? कॉपर है। तो गामा ऑफ कॉपर पहले लिख लो। कितना है? 1110। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। यहां तक पढ़ा था हमने। कहता है स्ट्रेचेस बाय अ सेम अमाउंट एज कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3.5 मीटर। जो कॉपर वायर है, लेट से ये LS कर दो, इसको ये AS कर दो, इसको LC कर दो, कॉपर वायर का लेंथ 3.5 मीटर, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर अंडर अ गिवन लोड। अब देखो फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ गिवन डेटा लिखने के बाद। एक चीज अभी मैंने नहीं लिखी है गिवन डेटा में, वो क्या है? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। ये स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर, एक स्टील वायर है जिसका लेंथ 4.7 मीटर है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन में लेट से वो सिलेंड्रिकल शेप का है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो सामने से दिख रहा है वो कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। स्ट्रेच उसको खींचते हैं बाई द सेम अमाउंट, जिस अमाउंट से आप खींच रहे हो वो सेम है, बराबर है किसके? एज ए कॉपर वायर, एक और वायर है उसके पास जो अब कॉपर का बना हुआ है और उसकी लेंथ कितनी है? 3.5 मीटर एंड उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 4.10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर अंडर द गिवन लोड। मतलब जो आप इसको स्ट्रेच करते हो वो सेम अमाउंट है, मतलब इसमें जितना डेल्टा एल है उतना ही डेल्टा एल उसमें भी है। मतलब जितना अमाउंट में इसको स्ट्रेच करते हो, चेंज इन लेंथ इसके अंदर जितना लाते हो, मतलब अगर हम फिगर बनाए इसका, लेट से तुमने ये स्टील का वायर है हमारे पास, इसको तुमने फोर्स लगाया F, तो ये स्ट्रेच लेट से कुछ इतना हो गया, ये वाला पोर्शन स्ट्रेच हो गया। तो कहता है जो कॉपर वायर है वो इवन के छोटा है, पहले इसका लेंथ कितना था? आई थिंक 4.7 था, ये 3.5 है, लेट से ये कुछ छोटा है, बट अमाउंट ऑफ स्ट्रेच जो है वो सेम है। ये जो डेल्टा एल है और ये जो डेल्टा एल है, वो कहता है स्ट्रेच एज अ सेम अमाउंट, ये सेम है दोनों के केस में। समझ पा रहे हो? आगे एक और लाइन लिखा है उसने, अंडर दी गिवन लोड, दोनों में जो लोड है वो गिवन है। तुम पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू कॉपर वायर, हम तो सीधा डायरेक्टली टेबल से लिख लिए, तुम इसका रेशियो ले लोगे तो भी आंसर हो जाएगा। अगर वो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला से, बताओ। तो बेसिकली तुमको इसकी जरूरत नहीं थी, ये तुमको नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो उसको मिटा देते हैं, मैं बस बताने के लिए लिख दिया था। अब तुमको निकालना है यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। ये क्वेश्चन में फाइंड करना है, पूछा है। आज की क्लास में अभी हम लोग सिर्फ एक ही चीज सीखे हैं, वो क्या सीखे हैं? यंग्स मॉडुलस डिफाइन होता है FL बाई ए डेल्टा, डेल्टा एल, FL बाई ए डेल्टा एल। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इसने साफ साफ कहा है कि लोड भी दोनों का गिवन है, मतलब लोड भी दोनों का क्या है? सेम है। मतलब इसमें जितना तुम फोर्स लगा रहे हो इसमें भी उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हो, तो मतलब इसमें जो F लग रहा है इसमें भी फोर्स सेम लग रहा है, सेम फोर्स है, सेम डेल्टा एल है सिर्फ। तो हम फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं, गामा एस की जगह पे सब जगह FS कर देंगे और गामा कॉपर के लिए F कॉपर लिख देंगे। ये क्वेश्चन 1 हो जाएगा, ये क्वेश्चन 2 हो जाएगा। रेशियो ले लेंगे, गामा एस बाई गामा कॉपर, रेशियो ले लो, FS LS बाई AS डेल्टा LS, AS डेल्टा LC डिवाइडेड बाई FC LC। अब बताओ क्या क्या सेम है दोनों में? सेम चीज क्या क्या है? FS इक्वल टू
एफ सी, दोनों में कह रहा है सेम लोड है, गिवन लोड सेम है। चेंज इन लेंथ दोनों में सेम कह रहा है। स्टील है, क्या क्या कट जाएगा बताओ? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा तुम्हारा गामा एस बाई गामा सी, एल एस ए सी डिवाइडेड बाई ए एस एल सी। ये सारी वैल्यू लेंथ दोनों का दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, ये तुमको रखना है और दोनों का रेशियो बताना है। ये होमवर्क है, ठीक है यहां तक? देखो क्वेश्चन ऐसा था कि तुम्हारे पास दो वायर गिवन है, एक ये स्टील वायर है फॉर एग्जांपल, और एक कॉपर वायर है। स्टील वायर का लेंथ कह रहा है 4.7 मीटर है, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब उस वायर को अगर कट करेंगे, जैसे मान लो मेरे पास एक वायर है, सपोज करो ये वायर है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप का दिख रहा है, तो इसको अगर कट करेंगे तो जो दिखेगा सामने से वो सर्कल टाइप का दिखेगा, तो उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो स्टील वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है तुमको, सॉरी 3 × 10⁻⁵, और उसका लेंथ दिया हुआ है स्टील वायर का 4.7। आगे लाइन लिखता है स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट एज अ कॉपर वायर। जो कॉपर वायर है उसको जितना अमाउंट से खींचा है, जितना उसमें चेंज इन लेंथ डेल्टा एल आया है, जितना स्ट्रेच आया है, सेम स्ट्रेच स्टील वायर में भी आया है। मतलब अगर तुम दो वायर ड्रॉ करो, यहाँ पे मैंने दिखाया है, तो एक को तुमने मान लो इसको तुमने कुछ भी फोर्स लगाया, वो गिवन नहीं, उसकी वजह से जो इसमें चेंज इन लेंथ आया, जो कॉपर वायर है उसको भी ये, उसमें जो चेंज इन लेंथ आया, स्ट्रेच आया, एक्सटेंशन आया, वो सेम है कह रहा है दोनों में। वो ये इस लाइन का वो मतलब है, स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट्स एज कॉपर वायर ऑफ द लेंथ 3.5 मीटर। थोड़ा इंग्लिश वर्ड है, कहता है ये स्टील वायर को जितना चेंज इन लेंथ, जितना स्ट्रेच किया है, खींचा है, एट द सेम अमाउंट कॉपर वायर को भी उतना ही खींचा है। इवन दो the both wire contain the different length, steel having the length of 4.7 meter whereas the copper having a 3.5 meter, दोनों का लेंथ अलग अलग है। also the areas is also different, स्टील का जो एरिया है 3 × 10⁻⁵ है, whereas the area of the copper is 4 × 10⁻⁵, और एरिया जो कॉपर का है वो 4 × 10⁻⁵। आगे लाइन लिख रहा है अंडर अ गिवन लोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो दोनों में लोड लगा रहे हैं वो सेम है, लेट्स से 100 न्यूटन इसमें भी लगा रहे हैं तो 100 न्यूटन उसमें भी लगा रहे हैं, 200 न्यूटन इसमें कॉपर में भी लगा रहे हैं तो 200 न्यूटन स्टील में भी लगा रहे हैं। तो ये इसका ये मतलब हुआ, अंडर अ गिवन लोड अगर बोल रहा है और दो चीजों को कंपेयर कर रहा है, तो ये हम मान लेंगे कि दोनों में जो वो लोड लगाना चाह रहा है, लोड मीन्स फोर्स लगाना चाह रहा है, वो सेम है, इक्वल है। जितना लोड से, जितना ताकत से स्टील के रॉड को वो खींचना चाह रहा है, उतना ही लोड से उतना ही अमाउंट कॉपर रॉड में भी वो लगा रहा है, उतना ही अमाउंट वो खींच रहा है। क्लियर है क्वेश्चन? तो बेसिकली वो इनडायरेक्टली तुमसे ये बताना चाह रहा है चेंज इन लेंथ डेल्टा एल स्टील का इक्वल है चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर वायर। इंफॉर्मेशन नंबर 1 इज द सेम लाइन, द गिवन लोड whatever the load applied on the steel rod is the same as whatever the load applied on the copper rod। तो F जो है वो दोनों में सेम है। और हम लोग जानते हैं गामा को, अभी आज की क्लास में सीखा, गामा इक्वल टू एफ इंटू एल बाई ए इंटू डेल्टा एल। कितना स्ट्रेच हुआ है, डेल्टा एल स्ट्रेच को बताता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है स्ट्रेच सेम है, मतलब डेल्टा एल सेम है, गिवन लोड सेम है, तो एफ सेम है, एल सेम है। अलग क्या है, लेंथ अलग है, यस, एरिया अलग है, यस। और वो पूछा है रेशियो क्या होगा, गामा एस बाई गामा कॉपर। तो तुम स्टील के लिए फॉर्मूला लिखो, कॉपर के लिए फिर से ये फॉर्मूला लिखो, दोनों का रेशियो ले लो, ये क्वेश्चन है। अब क्लियर है सबको डाउट? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9.2। क्वेश्चन है फिगर 9.11 shows strain stress curve for a given material, so what are the Young's modulus, A में पूछा है, and in the B part approximate the yield strength for this material। कोई मटेरियल है, कहता है उसका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व गिवन है। याद करो पिछले क्लास में स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व हम लोग प्लॉट करने की कोशिश किए थे, सीखे थे, वो ऑलरेडी तुमको दिया है। मटेरियल कौन सा है वो नहीं बताया है। हाँ हाँ, ये बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, साइज के क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। तो तुम
हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ये क्वेश्चन है, इसमें किसी भी एक गिवन सब्सटेंस का बेसिकली स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। और मतलब ये ग्राफ तुमको गिवन है, वो दिया है, तुमको नहीं बनाना है, ऑलरेडी गिवन है, जिसमें वाई एक्सिस में क्या है, स्ट्रेस की वैल्यू है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक्स एक्सिस में स्ट्रेन की वैल्यू है, ठीक है। तो इस ग्राफ को देख के कुछ क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन ने पूछा है क्या बताना है, यंग्स मॉडुलस बताना है, मतलब गामा बताना, जो आज सीखे हैं हम लोग। क्या होता है फॉर्मूला, स्ट्रेस बाय, यहां से डिफाइन करना शुरू किए थे, स्ट्रेन। कोई तुम में से बताएगा इस लाइन को देख के, यहां तक ये लाइन कर्व है, उसके बाद जाके ये जो भी हुआ हो, ये लाइन कर्व है, स्ट्रेट है, लीनियर है, क्या है, कर्व है या लीनियर है, बस इतना बता दो देख के, whether these lines are a linear line or a curvy line। इस लाइन को देख के बताओ, यहां तक नहीं देखना है, यहां तक देखना है बस। व्हाट इज दिस, इट्स अ लीनियर लाइन, लीनियर लाइन, दैट मींस हुक्स लॉ इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, राइट, ये हमने देखा था। अब अगर इस लाइन का हम स्लोप निकाल लें, इस लाइन का अगर हम स्लोप निकाल लें, वही हमारा क्या होगा, यंग्स मॉडुलस होगा, राइट। क्योंकि यंग्स मॉडुलस ही क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन मतलब वाई एक्सिस पे हमारा, सॉरी, वाई एक्सिस पे हमारा स्ट्रेस है, टिल जब तक वो लाइन लीनियर है तभी तक हम हुक्स लॉ लगा सकते हैं। तो कोई भी तुम यहां से लेकर यहां तक के लाइन में, इस लाइन का अगर तुम स्लोप निकाल लो तो तुम्हें यंग्स मॉडुलस मिल जाएगा। ये वो बेसिकली तुमको इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए बोल रहा है। स्लोप निकालना बहुत अच्छे से हम पढ़ाए हैं, बताओ कैसे निकालेंगे इसका स्लोप। कोई भी एक पॉइंट ले लो तुम, यहां से लेके यहां तक का भी एक रेक्टेंगल बना लो, ये थीटा ले लो, सो दिस y इज इक्वल टू tan थीटा। बताओ, दिस डिवाइड बाय दिस कितना होगा वैल्यू, y बाई tan थीटा क्या होता है, p बाई b, 150 डिवाइडेड बाई 0.002, ये आंसर हो गया। इसका यूनिट 10⁻⁶ यहाँ पे मल्टीप्लाई है, कर लेना कैलकुलेशन बाकी। तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा tan थीटा। तुम बोलो कि नहीं हम ये लाइन नहीं लेना चाहते हैं, तो बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ भी ले सकते हो, बट यहाँ पे जाके देख रहा है ये कर्व नहीं है, तो यहाँ लेना मुश्किल है, इसलिए मैंने कहाँ तक लिया, जहाँ तक हमको डेटा रीड कर सके हम, तो ये डेटा हम आराम से रीड कर सकते थे। तो इस लाइन का स्लोप हमारा, ये उस पूरी लाइन का स्लोप होगा, डेट इज 150 इंटू 10⁻, अरे इसके कोरस्पॉन्डिंग 150 है, ये लाइन की वैल्यू कितनी हो गई 150, वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है 0.02002। बी पॉइंट में देखते हैं, बी पॉइंट में पूछा है अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस मटेरियल। यील्ड स्ट्रेंथ बताना, याद करो यील्ड स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जहां पे मटेरियल अपना स्लोप का नेचर सडनली चेंज करता हो। तो बताओ इसमें देख के स्लोप का नेचर कहां पे सडनली चेंज हो रहा है, कितनी होगी उसकी वैल्यू, कौन सा ऐसा पॉइंट है यहाँ पे स्लोप 0.004 के पास, राइट। तो 0.004 उसका स्ट्रेन की वैल्यू है, और स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस 300, राइट। इसका मतलब ये जो सेकंड बिट पूछा है, यील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा बताओ, यील्ड स्ट्रेंथ सिग्मा वाई से लिखेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 300 10⁻⁶ न्यूटन पर। ये 10⁻⁶ हम अपने मन से नहीं ला रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है, दिया हुआ ये। तो यील्ड स्ट्रेंथ वो पॉइंट होगा, याद करो पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, यहाँ पे एक यील्डिंग आती है, चेंजिंग स्लोप, सडनली चेंजिंग स्लोप तुमको दिखने को मिलता है, ठीक है, स्ट्रेन सडनली चेंज होता है वहां पे, इवन दो स्ट्रेस में ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। तो कितनी वैल्यू है 300 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9.3, क्वेश्चन है ऑलरेडी, फिर से तुमको एक फिगर दिया है बुक में, द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर अ मटेरियल ए एंड बी शोन इन फिगर बिलो।
पूछा है द ग्राफ्स आर ड्रॉन टू द सेम स्केल। ए पार्ट ने पूछा है विच ऑफ द मटेरियल हैज द ग्रेटर यंग्स मॉडुलस। बी पार्ट ने पूछता है विच ऑफ द टू इज द स्ट्रॉन्गर मटेरियल। मतलब ए और बी का एक कोई मटेरियल है, कोई सब्सटेंस है, इस फोटो को देखकर, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देखकर तुमको यंग्स मॉडुलस बताना है। बस इतना बताना है कि किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है यंग्स मॉडुलस की वैल्यू या बी का ज्यादा है। और बी पार्ट ने बताना है कि इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देखकर तुमको कैसे पता लगेगा कि कौन सा मटेरियल स्ट्रांग है। मतलब तुम फोर्स लगाओ तो कौन पहले टूटेगा कौन बाद में टूटेगा। क्वेश्चन क्लियर है? 1 मिनट टाइम लो, सोचो, फिगर को देखो और आंसर दो। अभी तक हमने जो सीखा है, हमने सीखा है यंग्स मॉडुलस को स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इतना ही सीखा है। और बेसिकली तुम कह सकते हो ये स्लोप है, करेक्ट। किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है तुमको? अगर ये स्लोप है तो ए का स्लोप ज्यादा दिख रहा है, लीनियर लाइन को देख के बस बताना है, या बी को स्लोप ज्यादा दिख रहा है। स्लोप मतलब tan थीटा, बहुत अच्छे से डिस्कस किए वीडियो में। किसका स्लोप ज्यादा है? स्लोप मतलब किसका एंगल ज्यादा है, अब बताओ, ए या बी का? ए का, ए का ज्यादा है। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा। तो आंसर ए मिल गया हमको। हम बोल सकते हैं मटेरियल ए का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है। अब याद करो, जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, शुरू में बोले थे। चलो वो डिस्कशन छोड़ देते हैं। अगला डिस्कशन है, पूछता है विच ऑफ द टू इज द मोर स्ट्रॉन्गर, कौन सा ज्यादा मजबूत है। तो देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो हम बता रहे थे, तो इसको फ्रैक्चर पॉइंट यहां तक है, इसका एरिया उतना ज्यादा है, उतना ज्यादा। जितना देर तक तुम स्ट्रेस लगाते रहोगे वो इतना ज्यादा देर तुम फोर्स लगाते रहोगे, वो डिफॉर्म होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, मतलब उतना टाइम लेगा वो। इसको देखो, इसका एरिया छोटा है, कम है। तो ए जो है हमारा, ऐसे फिगर का एरिया देख के भी हम कह सकते हैं ए हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है कंपेयर टू बी। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? इस डिस्कशन से सबको क्लियर हो गया? गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 9.5। अभी मैंने जितना पढ़ाया है उसी पे ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है, ये कुछ इस तरह का है कि दो ब्लॉक है तुम्हारे पास, लेट से दो ब्रिक्स है तुम्हारे पास। एक ब्रिक्स 4 kg, ब्रिक मतलब ईटा, एक ईटा है 4 kg का और एक ईटा है 6 kg का। तो एक आदमी ने क्या किया, अपने छत से एक स्टील की रॉड को बांधी। अपने छत में एक हुक है, हुक में से क्या किया, एक स्टील का रॉड को बांधा और उसका लेंथ ले लिया उसने 1.5 मीटर, ठीक है। और वो जो ब्रिक था उसका 4 kg का, पहले उसको लटका दिया उसमें किसी तरीके से। अब उसने क्या किया कि एक ब्रास मटेरियल होता है वो लाया मार्केट जाकर, और उसका लेंथ 1 मीटर काटा, और वो जो नीचे वाला जो ब्रिक लगाया था, ईटा लगाया था, उसमें वो रॉड को फंसा दिया, ब्रास के रॉड को। और जो एक और ईटा लाया 6 kg का वेट लाया और उसको उसमें लगा दिया। ये कॉन्फ़िगरेशन सबको क्लियर हुआ हम क्या बोले, कैसे उसने अरेंजमेंट किया घर के अंदर, ये क्लियर हुआ सबको? उसने क्या किया बेसिकली उस आदमी ने, ये जो ये जो ऐसे बना हुआ है, ये तुम्हारा रूफ है, छत है, ऐसा समझ लो। फिक्स है ना, छत छत तो नहीं हिलेगा। उसमें जो फैन लटका हुआ है सपोज करो, उसमें उसने हुक में एक स्टील के रॉड को लगाया, और उस स्टील के रॉड का जो 1.5 मीटर नीचे वाला पॉइंट आया होगा, वहां पे उसने एक ईटा को लगाया। उस ईटा का मास था 4 kg, 4 kg वजन का था। अब उस ईटा में उसने एक और ब्रास का रॉड को काटा 1 मीटर का, उसको लगाया, और उसके नीचे उसने 6 kg का वेट लगा दिया, दूसरा ईटा लगा दिया। ये अरेंजमेंट जो उस आदमी ने बनाया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? तब हम क्वेश्चन बनाएंगे आगे। समझ पा रहे हो कैसे उसने बनाया स्ट्रक्चर? ये बहुत जरूरी है, इस चीज को सोचना समझना बहुत जरूरी है, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। अब मुझे बताओ कि हम दो पॉइंट कंसीडर करेंगे, तुम हमको बताना है तुमको कि वेट जो है, मान लो, देखो बताते हैं तुमको। ये मान लो स्टील की रॉड है, उसने एक ब्रिक लगाया ऐसे, ठीक है। सपोज करो ये ब्रास की रॉड है नीचे, और फिर वो नीचे एक और ब्रिक्स लगाया, समझ पा रहे हो, ऐसा स्ट्रक्चर है उसका। अब मुझे बताओ, मैं दो पॉइंट लिखूंगा इस कॉपी पे। लेट से
स्टील रॉड में ये पॉइंट ए है और ब्रास रॉड में ये पॉइंट बी है। ए पॉइंट पे टोटल वेट कितना लग रहा होगा? 4 kg लग रहा होगा, 10 kg लग रहा होगा या 6 kg लग रहा होगा? सोचो। ए पॉइंट पे मैंने कोई एक पॉइंट लिया, समझ पा रहे हो तुम? इस चीजों को इमेजिन करो अपने घर में। एक हुक लगाया, हुक में स्टील का रॉड लगाया, मास लगाया 4 kg, फिर एक ब्रास लगाया, फिर नीचे 6 kg लगाया, और वो स्टील में हमें कोई पॉइंट पे देखना चाह रहे हैं। तो उस एक पॉइंट ए है, उस पे तुमको कितना लोड दिख रहा होगा, कितना लोड वो बर्दाश्त कर रहा होगा? 6 kg कर रहा होगा, 4 kg कर रहा होगा या 10 kg कर रहा होगा? 4 kg। अच्छा ठीक है, दूसरा आदमी बताओ, कोई दूसरा। एक ने कहा 4 kg, वो 4 kg लग रहा होगा। दूसरा बताओ कोई। और बताना है तो रीजन भी देना है, ऐसा क्यों? ए ए पॉइंट पे लेट्स से एक डायग्राम है, जिसमें एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, जिसमें एक मास 3 kg है, एक मास 10 kg है, एक मास 3 kg है। ए पॉइंट पे कितना बोला वेट तुम लोगों ने? 3 + 10 + 3। गुड। यहाँ पे बताओ बी पॉइंट पे कितना वेट लग रहा होगा? तो 10 + 3। एंड अगर यहाँ पे हम कोई पॉइंट कंसीडर करें तो कितना वेट लग रहा होगा सी पॉइंट पे? 3। गुड। तो ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट हमारे पास यहाँ पर है, जहाँ पे दो मास को अलग अलग वायर से हिंज किया गया है। एक वायर स्टील का है और एक वायर किसका है? ब्रास का है। एक वायर स्टील का है और एक वायर ब्रास का है। और तुम जो वायर है उसका जो डायमीटर है वो गिवन है क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। टू वायर्स of a diameter 0.25 centimeter, one made of steel and other made of brass। एक वायर स्टील का बना हुआ है, ठीक है। इसमें वायर है, कह रहा है कि टू वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर, वन मेड ऑफ स्टील एंड अदर मेड ऑफ ब्रास, आर लोडेड एज शोन इन फिगर। ये फिगर तुमको गिवन है क्वेश्चन में। और इसका डायमीटर वायर का कितना कितना है? इसका जो डायमीटर है वो 0.25 सेंटीमीटर है, दोनों का सेम है, ठीक है। और इसका भी डायमीटर कितना है? 0.25 सेंटीमीटर है। आगे लाइन लिखा है दी अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील वायर इज 1.5 सेंटीमीटर। मतलब लोड लगाने से पहले उसको जो उसने मेजर किया तो उसका लेंथ था 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर स्टील का। एंड डेट ऑफ द ब्रास इज 1 मीटर। इसका जो लेंथ है हमारा 1.5 मीटर है और इसका जो लेंथ है हमारा वो कितना है? 1 मीटर है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कंप्यूट एलोंगेशन ऑफ द स्टील एंड एलोंगेशन ऑफ द ब्रास। दोनों का कितना एलोंगेशन हुआ है? डेल्टा एल पूछा है, कितना होगा? तुमसे पूछा कितना है? क्या पूछा है? एलोंगेशन ऑफ स्टील एंड एलोंगेशन ऑफ कॉपर। दोनों को अलग रेशियो नहीं लेना है इस क्वेश्चन में, दोनों को अलग अलग कंप्यूट करना है। और यंग्स मॉडुलस ब्रास का और स्टील का ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में। यहाँ पे नहीं दिया बट गिवन है वो, ऐसा मान लो। क्या करेंगे बताओ? फॉर्मूला लिखेंगे। यंग्स मॉडुलस क्या होता है बताओ? F × L/A × डेल्टा एल। पूछा क्या है? डेल्टा एल। डेल्टा एल को क्या लिखेंगे हम? बस रीअरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को। अभी ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो अगर तुम स्टील का लिखो तो एफ ऑफ स्टील इंटू लेंथ ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्टील इंटू गामा ऑफ स्टील। ध्यान से बताओ स्टील में कितना लोड लग रहा है? अभी बताए थे तुम लोग, स्टील में कितना लोड लग रहा होगा स्टील वायर में? कितना? 10 kg। गुड, 10 kg। तो चूंकि फोर्स में लिखना है तो ये यूनिट केजी है, तो न्यूटन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बताओ? ग्रेविटी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। ग्रेविटी होता है 9.81, तो ये वैल्यू हो जाएगा 98.1। इसकी यूनिट ऑलवेज फोर्स की यूनिट न्यूटन में होनी चाहिए। तो इसमें एफ एस मिल गया हमको। एफ एस मतलब स्टील का फोर्स मिल गया। लेंथ ऑफ स्टील 1.5 गिवन है, एरिया गिवन है, गामा एस गिवन है, डेल्टा एस चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील निकल जाएगा, ठीक है। अब चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर निकालते हैं।
फॉर्मूला है बस यहाँ पे सबको सी मतलब कॉपर। बस इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, अब बताओ एफ सी कितना होगा, वो वैल्यू बताओ फिगर देख के। सॉरी ब्रास है वो, सो इट्स अ ब्रास, बी कर लेना इसको, बी फॉर ब्रास। हाँ बताओ ब्रास में कितना लोड लग रहा है, ब्रास वाले रॉड में 6 kg। तो 6 kg को हम लोग न्यूटन में चेंज कर लेंगे 9.81 से मल्टीप्लाई करके। ये जी है, ग्रेविटी है, एम जी होता है ना, वो जी है। तो ये कुछ तुम्हारा ये अगर ये 10 होता तो 60, ये 59 के आसपास होगा, ठीक है, 59-60 के आसपास होगा। तो इसमें रख लेंगे, डेल्टा एल ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कहता है कि स्टील केबल है अगेन, और उस स्टील केबल का रेडियस 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है जो सपोर्ट्स अ चेयर लिफ्ट एट अ स्काई एरिया। If the maximum stress is not exceed 108 Newton per meter square, what is the maximum load that cable can bear? मतलब कहता है एक स्टील का कोई केबल है और इसका रेडियस तुमको दिया है इस केबल का 1.5 सेंटीमीटर। वो किसी चेयर लिफ्ट को सपोर्ट कर रहा है, मतलब उस स्टील केबल से कोई चेयर लिफ्ट लगी हुई है, और कहता है कि ये जो स्टील है, ये जो केबल है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो बेयर कर सकता है कितना, सिग्मा मैक्स जो वो बेयर कर सकता है वो कितना कर सकता है, 108 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना वो बेयर कर सकता है। अगर वो आदमी या वो जो चेयर लिफ्ट है इससे ज्यादा स्ट्रेस इसमें डेवलप करा देगा तो वो स्टील रॉड क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, है ना। तो पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लोड दैट केबल कैन सस्टेन या सपोर्ट, ये लोड कितना मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सिग्मा मैक्स को हम लोग लिख सकते हैं एफ मैक्स बाई एरिया। तो एफ मैक्स यहाँ से निकल आ जाएगा हमारा सिग्मा मैक्स इंटू एरिया। यहाँ से एफ मैक्स की वैल्यू, सिग्मा मैक्स तुमको गिवन है, कितना गिवन है बताओ, 108 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर दिया हुआ है, सब रख देंगे वैल्यू, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब रहने देते हैं, हालांकि मैं और क्वेश्चन सोच रहा था कराने का, चलो ये क्लास करा देते हैं। A rigid bar of mass 15 kg is supported symmetrically by the 3 wires each of 2 meter long. कहता है इसका मैं हिंट दूंगा, बस तुमको कल करके लाना है। कहता है कि रिजिड बार है, कुछ ऐसा मान लो, जिसका मास कितना है 15 kg, इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय द 3 वायर्स। इसको सपोर्ट किया है, कहीं से लटकाया है, हैंग किया है 3 अलग अलग वायर से। ये मान लो वायर ए है, ये वायर बी है, ये वायर सी है, इसको कहीं से हिंज किया होगा वो, मान लो वो छत अपने रूफ से लटकाया है इसको कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये सबका लेंथ कितना है वायर का, 2 मीटर है, मतलब ये भी 2 लेंथ है, ये भी 2 लेंथ है, ये भी 2 लेंथ है। दोज, अब आगे एक लाइन लिखा है, दोज एट ईच इंड आर ऑफ अ कॉपर। हाँ, इसमें एक लाइन लिखा है, दोज एट ईच इंड, ये वाला जो इंड है और ये वाला जो इंड है वो कॉपर का है, मतलब ये वाला कॉपर का बना है वायर, और ये वाला भी कॉपर का बना है। दोज एट ईच इंड आर ऑफ अ कॉपर एंड मिडिल वन इज आयरन, और जो बीच वाला है वो किसका बना हुआ है, ये आयरन का बना हुआ है। पूछता है डिटरमाइन द रेशियोज ऑफ देयर डायमीटर इफ ईच इज टू हैव द सेम टेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क करना। तुमको पूछा है रेशियोज ऑफ देयर डायमीटर, डायमीटर का रेशियोज पूछा है, वायर ए इज टू वायर बी इज टू वायर सी, इफ अगर ईच इज हैविंग द सेम टेंशन, अगर सब में सेम टेंशन हो, सब में सेम स्ट्रेस हो, सॉरी सब में सेम टेंशन का मतलब सब में सेम फोर्स हो, अगर सभी में सेम फोर्स हो, तो पूछा है टेंशन मतलब फोर्स, तो पूछा है कि डायमीटर का रेशियो क्या होगा। बस एक फॉर्मूला यूज करना है तुमको। अच्छा ये पता है ना, यंग्स मॉडुलस इसका अलग अलग होगा, इसका यंग्स मॉडुलस गामा कॉपर होगा, इसमें भी गामा कॉपर होगा, और इसमें गामा
आयरन होगा। वो वैल्यू तुमको टेबल से मिल जाएगी, गिवन है क्वेश्चन में। गामा को हम लिख सकते हैं जनरलाइज फॉर्मूला एफ एल बाई ए डेल्टा एल, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ना ये फॉर्मूला। सेम टेंशन क्या क्या सेम है, अगर हम किसी दो का पहले लिखें, लेट से पहले क्या क्या सेम है, तो एफ सेम है सब में, टेंशन कह रहा है सेम है, लेंथ क्या सेम है कि नहीं, तो लेंथ भी सेम है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारा फोर्स सेम है और बॉडी में मास 15 kg लग रहा है, लेंथ सेम है कह रहा है, और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया ना। तो अगर तुम किसी दो का अभी लिखो, कॉपर वर्सेस गामा ऑफ लेट से आयरन लिखते हैं, तो तुम लिख सकते हो एफ कॉपर एल कॉपर एरिया कॉपर डेल्टा एल कॉपर, again this area copper delta L copper divided by sorry iron, F iron and L iron। क्या क्या कट जाएगा बताओ, सब लेंथ सेम है, एल एल सबका कह रहा है 1 1 है, कट गया, ठीक है। फोर्स सेम है तो फोर्स फोर्स कट जाएगा। तो बेसिकली जो स्ट्रेन है ना इसमें, क्योंकि सारे वायर्स का लेंथ कह रहा है सेम है और जो टेंशन बेसिकली सेम है, तो देखो स्ट्रेस को तुम लिखोगे फोर्स बाय एरिया, और अगर तुम्हारा टेंशन फोर्स सेम है फॉर एग्जांपल, तो और इस पे जो सब पे सिमेट्री की वजह से, और ये सिमेट्री भी है, mg लग रहा है, मतलब फोर्स तुम्हारा 15 इंटू 9.8 लग रहा है। जो स्ट्रेन होगा इसमें वो बेसिकली चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, वो स्ट्रेन सेम होगा तो चेंज इन लेंथ इसमें सेम होगा। मतलब ये जितना चेंज इन लेंथ करेगा, ये जितना चेंज इन लेंथ करेगा, ये जितना चेंज इन लेंथ करेगा, सबका सेम करेगा। तो इसका मतलब ये जो चेंज इन लेंथ वाला टर्म है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारा गामा ऑफ कॉपर बाई गामा ऑफ आयरन जो आएगा, वो बेसिकली एरिया के रेशियो के बराबर होगा। तो तुम कह सकते हो पाई बाई 4 डी स्क्वायर, मतलब डी आयरन ऑफ स्क्वायर बाई डी कॉपर ऑफ स्क्वायर, ये रेशियो बने। समझ में आ रहा है बात? इसमें स्ट्रेन सेम हो जाएगा, फोर्स सेम हो जाएगा, चेंज इन लेंथ कट जाएगा, फोर्स कट जाएगा, लेंथ सेम दिया हुआ है, तो ये डायमीटर के रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिमिलरली मैंने कॉपर आयरन का लिखा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी तुम कॉपर वर्सेस आयरन वर्सेस कॉपर लिख सकते हो, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। कल